न जाने कब सूरज पूरब से निकलकर पश्चिम में पहुंच गया। देखते ही देखते आज फिर दिन ढल गया। दोस्तों, मेरा नाम है समीर साहू। कहानियाँ सुनाता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी 100 का नोट। बाबूजी वाला नोट नहीं चलेगा, सब्जी वाले ने 100 का नोट विमलेंदु को वापस करते हुए कहा। अरे क्यों नहीं चलेगा भाई, नकली है क्या? विमलेंदु ने झुंझलाते हुए पूछा। बाबूजी, इस पे कुछ लिखा हुआ है, आगे नहीं चला तो हम क्या करेंगे इसका? 100 रुपए का नोट है, चलेगा कैसे नहीं? तो आप ही रख लीजिए ना अपने पास, कहीं और चला लीजिएगा, सब्जी वाला अपना वॉल्यूम बढ़ाते हुए बोला। आसपास की दुकान में खड़े हुए लोग घूमकर उसे देखने लगे। बस यही तो पसंद नहीं था विमलेंदु को। वह हमेशा लोगों की नज़र से दूर रहना चाहता था। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर नोट वापस लिया और उसे अपनी शर्ट की जेब में रख लिया। घर आकर रोज की तरह उसने खाना बनाया और रेडियो ऑन करके लेट गया। सूरज ढल जाने के बाद भी कमरे में मध्यम सी रोशनी आ रही थी। अचानक उसे बाजार में हुई बात याद आ गई। शर्ट की पॉकेट से उसने वो नोट निकाला। उस पर लाल रंग से अंग्रेजी में लिखा हुआ था लोनली। फिर एक क्वेश्चन मार्क था और उसके नीचे एक नंबर लिखा हुआ था। लोनली यानी अकेलापन। विमलेंदु की जिंदगी में तो कूट कूट के भरा हुआ था। पिता की सूरत उसे याद भी नहीं थी। ग्रेजुएशन के दूसरे ही साल में जब माँ भी गुजर गई तो वो नितांत अकेला हो गया था। कोई भाई बहन नहीं, कोई रिश्तेदार से नाता नहीं, और दोस्त बनाना उससे कभी हो ही नहीं पाया था। ये बात नहीं थी कि दुनिया बुरी थी, बस उसे यूं ही लगता था कि मानो वो ही दुनिया के काबिल नहीं था। ग्रेजुएशन के बाद से और पिछले 16 साल से साहनी टूर्स एंड ट्रेवल्स में काम कर रहा था। एक कमरे के ऑफिस में एक तरफ साहनी साहब बैठते थे और दूसरी तरफ विमलेंदु। साहनी साहब के लिए विमलेंदु ऑलमोस्ट अदृश्य था। सिर्फ काम के वक्त वो उन्हें दिखाई पड़ता था और विमलेंदु भी अपनी इस अदृश्यता में खुश था। शायद इसीलिए वो इतने सालों इतने कम वेतन पर भी वहाँ टिका हुआ था। उसका एक और लॉन्ग टर्म इंटर्नशिप था और वो था उस बरसाती के साथ जिसमें वो पिछले 16 साल से किराए पर रह रहा था। एक छोटे से 8 बाई 10 के कमरे में उसने अपनी दुनिया समेट ली थी। लेकिन वो जानता था कि इतने छोटे कमरे और इतने कम वेतन में गृहस्थी नहीं समेटी जा सकती। इसलिए उसने कभी शादी की बात सोची भी नहीं। खलता तो उसे रोज़ ही था ये अकेलापन, लेकिन वो ऑफिस में फाइलों के बीच खो जाता और घर पर खुद को वो 4 दीवारों के बीच रख देता। साहसी हालात से लड़ते हैं, कायर भागते हैं और आम आदमी हालात से समझौता कर वक्त की चरखे पे उम्र की सूत काटता रहता है। विमलेंदु भी एक ऐसा ही जुलाहा बन चुका था। अब विमलेंदु पिछले 10 मिनट से उसी नोट को ताके जा रहा था। उसने कई किस्से पढ़े थे अखबारों में, जहां लोगों के अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर उन्हें लूट लिया जाता था। कहीं ये भी तो कुछ ऐसा ही नहीं? एक पल को उसके मन में ये सवाल उठा। अगले ही पल उसके चेहरे पर एक मुस्कान तैर उठी। वो कंधे उचकते हुए बड़बड़ाया, मेरे पास लूटने को है ही क्या? उस नोट के बारे में सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। उठा तो रात के 9 बज चुके थे। उसके सामने अंधेरा फैला हुआ था और उसमें पसरा हुआ था उसका अकेलापन। उसे ऐसे अंधेरे से डर लगता था। उसने डर से मुट्ठी भींची तो उसे एहसास हुआ कि वो नोट अब भी उसके हाथ में था। उसने नोट को एक बार और देखा और न जाने क्यों उसकी उंगलियों ने उसके मोबाइल से वो नंबर डायल कर दिया। 4 रिंग के बाद उधर से आवाज़ आई, हेलो। विमलेंदु ने आवाज़ से अंदाज़ा लगाया कि उस तरफ कोई 60-65 साल का इंसान होगा। हेलो, फिर से आवाज़ आई। ओ हाँ, वो 100 के नोट पर आपका नंबर था, विमलेंदु हड़बड़ाते हुए बोला। अच्छा, वो क्या नाम है आपका? उस व्यक्ति ने पूछा। विमलेंदु शर्मा।
क्या करते हो? एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी, विमलेंदु ने अनमना होकर कहा। अच्छा, घर पर कौन कौन है? उस आवाज़ ने बड़ी नरमी से पूछा। विमलेंदु को उसकी ज़िंदगी के बारे में सवाल पूछने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। वैसे अंतिम बार उससे इतने पर्सनल सवाल 10 साल पहले एक सेंसस वालों ने पूछा था। उसका मन हुआ कि एक बार वो कॉल काट दे, लेकिन कुछ तो था उस आवाज़ में जिसने उसे कॉल काटने से रोक लिया। जी कोई नहीं है मेरे घर पे, विमलेंदु ने यूं कहा मानो उसे ये चैप्टर बंद करने की जल्दी हो। ओह अच्छा, आज गर्मी कितनी है ना? उस व्यक्ति ने टॉपिक बदलते हुए कहा। जी है तो, लेकिन सर आप कौन हैं? और ये विमलेंदु अपना सवाल पूरा कर पाता उससे पहले सज्जन बोल पड़े। मेरा नाम रमाकांत है, मैं यहीं नेहरू नगर में रहता हूँ। वैसे आपके यहाँ लाइट जाती है क्या? जी जाती तो है, लेकिन कभी कभार 1-2 घंटे के लिए, विमलेंदु ने कहा। दोस्त बुरा मत मानना, लेकिन मैं तुम्हें तुम कहूँगा। और उसी सांस में बिना विमलेंदु की सहमति का इंतज़ार किए रमाकांत ने पूछा, तुम्हारे घर खाना कौन बनाता है? एक अजनबी के मुंह से दोस्त कहे जाने पर विमलेंदु को कुछ अजीब सा लगा मानो उसके सीने के बाईं ओर कुछ हलचल सी हो। मैं खुद ही बनाता हूँ, उसने धीमे से कहा। आहा, खाने में क्या क्या पसंद है तुम्हें? रमाकांत ने तुरंत पूछा। ये सवाल सुनते ही विमलेंदु को लगा मानो उसके गले में एक बड़ा सा गोला अटक गया हो। माँ के जाने के बाद पिछले 17 सालों में किसी ने उससे ये सवाल नहीं पूछा था। वैसे माँ की बनाई हुई खीर उसे बहुत पसंद थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। उसके गले और आँखों में दर्द उतरने लगा था। अरे दोस्त बोलो तो, मुझे तो तिलक चौक की कचौड़ियाँ बहुत पसंद हैं, उधर से रमाकांत बोल रहा था। विमलेंदु खुद को संभाल नहीं पा रहा था और उसने वो कॉल काट दिया। वो रात भर सोचता रहा कि ये क्या अजीब माजरा है, क्यों कोई उसके बारे में जानना चाहेगा। उसके अकेलेपन से सामने वाले व्यक्ति को क्या मतलब? पता नहीं ये क्या खेल था, लेकिन हाँ एक बात तो थी, उस व्यक्ति ने अनजाने में ही सही उसके मन की कोई तार छेड़ दी थी। विमलेंदु निश्चित था कि अब उस नंबर से उसका पीछा छूट गया, क्योंकि उसने बिना कुछ कहे ही फ़ोन काट दिया था। लेकिन वो गलत साबित हुआ। अगले दिन शाम को 7 बजे उसी नंबर से उसे कॉल आया। उसने कुछ देर तो फ़ोन बजने दिया, फिर अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। वैसे भी साहनी साहब और टेली मार्केटिंग वालों के अलावा कोई तो था नहीं जो उसे कॉल करता। तीसरे दिन शाम 7 बजे फिर से उसी नंबर से कॉल आया। विमलेंदु ने अपना मन बना लिया था कि अब कभी अगर उस व्यक्ति का कॉल आया तो वह उसे कह देगा कि उसे उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं। अपने मन में बनाए डायलॉग को बोलने के लिए जैसे ही उसने फ़ोन उठाया, उधर से आवाज़ आई, अरे दोस्त कहाँ चले गए थे, एक चुटकुला सुनोगे? फिर से बिना उसकी सहमति का इंतज़ार किए रमाकांत ने चुटकुला सुना डाला। विमलेंदु मन में सोच ही रहा था कि अजीब चिपकू इंसान है, लेकिन इतने में उसे चुटकुले सुनकर हंसी आ गई और सालों बाद आज वो हंस रहा था। उसे लगा मानो उसका 8 बाई 10 का कमरा खुला आसमान बन गया हो और वो उसमें पंख फैलाए उड़ रहा हो। उस दिन रमाकांत से उसकी आधे घंटे बात हुई। ज़्यादातर समय वो रमाकांत के सवालों के जवाब दे रहा था, लेकिन उस दौरान वो रमाकांत से कोई सवाल नहीं पूछ पाया, बल्कि रमाकांत ने उसे कोई सवाल पूछने का मौका ही नहीं दिया। उस रात बिस्तर पर जाते ही उसे नींद आ गई थी। अब विमलेंदु और रमाकांत की रोज़ बातें होती। विमलेंदु शाम का इंतज़ार करता और दिन भर अपनी ज़िंदगी और आसपास घट रही घटनाओं पर ध्यान देता, ताकि शाम को जब रमाकांत का फ़ोन आए तो उसके पास भी कुछ बताने को हो। उसे लगने लगा था कि वो भी इस दुनिया का एक हिस्सा हो गया है। एक बार तो वो तिलक चौक पर कचौरी भी खा आया।
लौटकर जब उसने रमाकांत को बताया कि उसे वो कचौरियाँ अच्छी लगीं, तो रमाकांत ने उस शहर के तमाम उन हलवाइयों का नाम बताया जो अच्छी मिठाई और नमकीन बनाते थे। विमलेंदु अक्सर इन दुकानों पर जाने लगा था। उसके जीवन में एक अनजाना सा रंग भरने लगा था। 3 महीने यूं ही चलता रहा। फिर एक शाम को 6 बजे उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला तो एक सज्जन खड़े थे। आप विमलेंदु शर्मा हैं? जी कहिए। मैं रमाकांत साहब का वकील हूँ। उन्होंने आपके लिए 1 लाख रुपए का चेक भेजा है। विमलेंदु ने लिफाफा खोला तो उसमें से 1 लाख रुपए का चेक और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय दोस्त, वैसे तो इस दुनिया में हम आते अकेले हैं और जाते भी अकेले हैं, पर इस आने जाने के दरमियान हम में से कोई भी अकेला नहीं रहना चाहता। कुछ महीनों तक तुम मेरे साथ चले इस ज़िंदगी के सफ़र में, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। गए 67 साल में मैंने तुम जैसे बहुत कम इंसान देखे हैं जो एक अनजान व्यक्ति को अपना समय देते हैं। परिवार के बंधन से बनाने वाले ने मुझे पैदाइशी मुक्त कर रखा है। मैंने अनाथ आश्रम में होश संभाला और जवानी छोटे मोटे काम करके अपना पेट पालने में बिता दिया। 20 साल पहले एक लॉटरी टिकट खरीदी तो ऊपर वाले ने भी शायद तरस खाकर छप्पड़ फाड़ के दे दिया। मैं उस पैसे से खूब खाया पिया, घूमा, लेकिन मैं जहाँ जाता, जो करता, ये अकेलापन मेरे साथ ही रहता। शादी की कोशिश की तो लोग मेरे पैसे की वजह से अपनी बेटी देने को तैयार हो जाते, लेकिन उनकी आंखों में मुझे ये लालच दिख जाती। वैसे भी आज़ाद परिंदे को पिंजड़ा कहाँ जाता है। इसलिए एक दिन मैंने तय कर लिया था कि मैं शादी नहीं करूँगा। जानते हो, वो 100 का नोट मेरे लिए एक ज़रिया है मेरे जैसे लोगों तक पहुँचने का। इस संसार में सबसे भारी बोझ अकेलापन होता है। किसी का ये बोझ मैं हल्का कर सकूं, किसी के साथ 4 कदम चल सकूं, और हाँ, इसी बहाने मेरे अकेलेपन को हवा मिलती रही। तुम्हारे दिए गए कीमती पलों का कोई मोल नहीं, लेकिन मैं ये चेक तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ। ये चेक रख लेना और कल से मुझे कॉल मत करना, ना मैं ही तुम्हें कॉल करूँगा, क्योंकि हमारी राह भले ही एक है पर शायद मंजिलें अलग। तुम्हारा दोस्त रमाकांत। अंतिम पंक्तियों ने विमलेंदु को हिला दिया। उसने वकील से कहा, यह कैसा क्लॉज है कि कल से हम दोनों की बात नहीं होगी। मुझे नहीं चाहिए ये 1 लाख रुपए। जाकर रमाकांत जी को वापस कर दीजिए। बातें करें या ना करें ये अब उनकी मर्जी, लेकिन मैं ये चेक नहीं लूँगा। वकील ने कहा, 1 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, एक बार फिर से सोच लीजिए। अभी तो मैं चलता हूँ, अगर आपका मन बदल जाए तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, ये है मेरा नंबर। वकील अपना कार्ड थमा कर चला गया। विमलेंदु के लिए ये रिश्ता कोई मौसमी फसल नहीं था जिसे काट कर वो अपना पेट भर लेता। उसे तो ये रिश्ता एक घना छायादार पेड़ सा लगता था जिसके नीचे बैठ के कुछ पल सुकून के गुजारता था। लेकिन वकील ने भी तो सच ही कहा था, 1 लाख कोई कम रकम तो नहीं होती। विमलेंदु रात भर बेचैनी में बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। सुबह होते ही उसने वकील को फ़ोन लगाया। क्यों विमलेंदु बाबू, आपका मन बदल लिया क्या? वकील ने पूछा। नहीं, मुझे रमाकांत जी का पता चाहिए, विमलेंदु ने दृढ़ स्वर में कहा। मैं नहीं दे सकता, वकील ने हिचकिचाते हुए कहा। वह इस सवाल के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं था। मुझे चाहिए उनका पता। उन्होंने मेरा पता तो ले लिया पर उनका पता नहीं दिया। गिव एंड टेक तो उन्हीं की बुनियादी उसूल है ना। विमलेंदु की आवाज़ की दृढ़ता ने वकील को चौंका दिया। उसे लग रहा था कि विमलेंदु बिना पता लिए मानेगा नहीं। D/61 नेहरू नगर। धन्यवाद कहकर विमलेंदु ने फ़ोन रख दिया। विमलेंदु समझ गया था कि रमाकांत आइंदा ना उसे कॉल करेगा ना उसकी कॉल लेगा। बस अब एक ही रास्ता था कि वो रमाकांत से मिलकर उसे समझाए कि रमाकांत उसके जीवन का कितना अहम हिस्सा बन चुका था। सारा दिन वो उसके चिट्ठी के बारे में सोचता रहा कि रमाकांत का जीवन भी उसके जीवन की ही तरह ही होगा।
बस दोनों में फ़र्क था तो उनकी आर्थिक स्थिति का। शाम को हल्की बारिश शुरू हो गई थी। ऑफिस से निकलकर वो ढूंढते हुए D/61 नेहरू नगर पहुंच गया। कॉलिंग बेल बजाया तो पाजामा कुर्ता पहने हुए एक वृद्ध सज्जन ने दरवाज़ा खोला। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। इससे पहले कि विमलेंदु कुछ बोल पाता, वो बोले, मैं ही रमाकांत हूँ। तुम विमलेंदु हो ना? विमलेंदु ने सहमति से सिर हिला दिया। रमाकांत ने उसे अंदर बुलाया और सोफे पर बैठने का इशारा किया। विमलेंदु घर के चारों ओर नज़र दौड़ा रहा था। घर का कोना करीने से सजाया हुआ था। मैं जानता था कि तुम वो 1 लाख रुपया नहीं लोगे, रमाकांत ने उसके ऑब्जर्वेशन में दखल अंदाजी करते हुए कहा। फिर आपने वो क्यों भेजा था? क्या आप वाकई नहीं समझ सके कि आप मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं? आप मेरी आदत बन चुके हैं और मुझे नहीं चाहिए इस आदत से छुटकारा। मैं नहीं जानता आपकी क्या मजबूरी है कि आप खुद को मुझसे इन पैसों के बदले काटना चाहते हैं, लेकिन मैं इतना मूर्ख और असंवेदनशील नहीं कि पैसों के बदले मैं इस दोस्ती की छायादार पेड़ को काट दूं। विमलेंदु रोष में बोलते जा रहा था, लेकिन उसकी आंखें नम हो रही थीं। रमाकांत उनके सामने बैठ उसे एकटक देखे जा रहे थे। अचानक उन्होंने आगे बढ़कर विमलेंदु का हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोले, माफ़ करना दोस्त, गलती हो गई। आज से जब चाहो तुम मेरे पास आ सकते हो। उस शाम दोनों के स्नेह की बारिश में उनके बीच खड़ी औपचारिकता की दीवार ढह गई। अब रोज़ विमलेंदु ऑफिस से निकलते ही रमाकांत के घर पहुंच जाता। दोनों मिलकर चाय पीते और कभी ढेर सारी बातें करते, तो कभी बस चुपचाप बैठ कोई किताब या अखबार पढ़ते। पता नहीं कितने महीने तक यूं ही चलता रहा। अब रमाकांत के घर की ज़मीन के रेगिस्तान पर हरी धूप उगाई थी। एक दिन ऑफिस में सहनी साहब ने कहा, विमलेंदु, कल तुम भोपाल चले जाओ, एक पेमेंट कलेक्ट करना है, 3 दिन में वापस आ जाओगे। शाम को उसने रमाकांत को ये बात बताई। रमाकांत ने उसे भोपाल में देखने लायक जगहों की लिस्ट थमा दी। अगले दिन सुबह जब विमलेंदु उठा तो उसकी बाईं आंख फड़क रही थी। उसको पता नहीं क्यों, लेकिन अजीब सी बेचैनी हो रही थी। 9:30 बजे वो स्टेशन पर पहुंच गया, लेकिन उसे ट्रेन में बैठने का बिल्कुल मन नहीं था। पहले भी वो इस शहर से बाहर गया था, लेकिन कभी उसे यूं महसूस नहीं हुआ था। नौकरी के छिन जाने के डर से वो ट्रेन में बैठ तो गया था, लेकिन उसका मन इस आशंका में भरा हुआ जा रहा था कि कहीं तो कुछ अनर्थ होने वाला था। रात को भोपाल पहुंचते ही विमलेंदु ने रमाकांत को फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। शायद फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई हो, यह सोचकर उसने फिर कॉल नहीं किया। रात को सोने लगा तो फिर वही बेचैनी होने लगी। होटल के रूम में वो घड़ी की सुई ताकता रहा रात भर। सुबह उठकर फिर उसने रमाकांत को फ़ोन किया, लेकिन फिर स्विच ऑफ आया। सारा दिन वो रमाकांत तक पहुंचने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसकी आशंका अब यकीन में बदलती जा रही थी कि कुछ तो अनहोनी हुई थी। पेमेंट कलेक्ट कर उसने उस शाम वकील को फ़ोन किया तो पता चला कि रमाकांत को कल दिल का दौरा पड़ा और वो आईसीयू में थे। विमलेंदु के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसकी ट्रेन अगले दिन की थी, लेकिन उसने रात वाली बस पकड़ी और शहर पहुंचते ही वो सीधा हॉस्पिटल गया। वहां रिसेप्शन पर जब उसने रमाकांत का नाम पूछा तो वहां बैठी नर्स ने कहा कि उनसे सिर्फ किसी विमलेंदु शर्मा को मिलने की इजाज़त दी है डॉक्टर ने। विमलेंदु ने अपना आई कार्ड दिखाते हुए अपना परिचय दिया। हॉस्पिटल के किसी स्टाफ ने उसे आईसीयू के बेड नंबर 6 के सामने लाकर कहा, इनकी हालत ठीक नहीं है, लेकिन ये आपका नाम बार बार ले रहे हैं, इसलिए आपको इनसे मिलने की इजाज़त दी गई है। अपने दोस्त को ऐसी अवस्था में देखकर वो बौरा सा गया। रमाकांत के पास बैठकर बस एक ही बात जाने कब तक दोहराता रहा, तुम नहीं जा सकते मुझे छोड़कर। अचानक रमाकांत ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कांपते हुए टूटे शब्द में कहा, दोस्त, मैंने इस हॉस्पिटल को अपना देह दान कर दिया है। तुम मेरे जाने के बाद अखबार में मेरे जाने की खबर छपवा देना और हो सके तो एक सभा भी रखना। कहते कहते रमाकांत फिर स्थिर हो गया। नर्स ने उसे आकर बाहर जाने को कहा।
आईसीयू के बाहर बैठा वो सामने खिड़की से ढलता हुआ सूरज देख रहा था। 15 मिनट बाद डॉक्टर ने आकर उसे खबर दी कि रमाकांत अब नहीं रहे। खिड़की के बाहर सूरज ढल चुका था। इस बार फिर विमलेंदु को अंधेरे से डर लग रहा था, लेकिन उसके मन में बार बार ये सवाल उठ रहा था कि वो कौन था जिस तक रमाकांत अपने देहांत की खबर पहुंचाना चाहता था। विमलेंदु ने अखबार के श्रद्धांजलि सेक्शन में रमाकांत के देहांत की खबर छपवाई, जिसमें उसने चौथे दिन शोक सभा के बारे में भी लिखवाया। शोक सभा 10 बजे सुबह से रमाकांत के घर पर ही रखी गई थी। इन 4 दिनों में विमलेंदु कितनी बार तो रोया था। उसे अपनी माँ की और रमाकांत की बहुत याद आ रही थी। एक बार और उसे उसकी दुनिया बिखरती हुई सी लग रही थी, और वो इस बार भी अकेला था। कोई नहीं था उसके कंधे पर हाथ रखने वाला। उफ, वही अकेलापन फिर दिल के खाली कोनों में आ बसने को तैयार खड़ा था। उसने सुबह सुबह जाकर रमाकांत के घर के सामने वाले कमरे में गद्दे डालकर उस पर सफ़ेद चादर बिछा दी थी। एक टेबल पर एक छोटे से फ्रेम में रमाकांत की फ़ोटो लगा दी थी। सामने बैठे पंडित जी गीता का पाठ कर रहे थे। अब बस इंतज़ार था तो उस व्यक्ति का जिस तक रमाकांत अपनी मौत की खबर पहुंचाना चाहते थे। 10 बजे एक 24-25 साल का नवयुवक खुले दरवाजे से अंदर आया। विमलेंदु ने हाथ जोड़कर युवक को गद्दी पर बैठने का इशारा किया। पंडित जी गीता का पाठ किए जा रहे थे। अगले 30 मिनट में 3 और लोग वहां आ गए। अब सब बैठकर गीता सुन रहे थे। पाठ खत्म होते ही विमलेंदु ने उठकर कहा, मैंने ही रमाकांत जी के देहांत के बारे में अखबार में छपवाई थी। मैं उनका दोस्त हूँ। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप अपना परिचय दें। सबसे पहले आए हुए युवक ने उठकर अपना गला साफ करते हुए कहा, रमाकांत जी मेरे भी मित्र थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। एक 100 रुपये के नोट पर उनका नंबर लिखा हुआ मिला था और फिर वहीं से अपनी दोस्ती शुरू हुई थी। लेकिन एक दिन अचानक उन्होंने मेरे घर पर 1 लाख रुपए का चेक भिजवाया और फिर कभी मुझसे बात न करने की कसम ले ली। दूसरे, तीसरे और चौथे व्यक्ति का भी यही परिचय था और सबकी कहानी एक ही थी। विमलेंदु को समझ में आ रहा था कि उस नोट के ज़रिए कई लोग रमाकांत के दोस्त बने थे, लेकिन उसे अब भी नहीं समझ आ रहा था कि ये अखबार में छपवाने के लिए क्यों कहा था रमाकांत ने। तभी हड़बड़ाते हुए वकील अंदर आया और उसने एक बड़ा सा लिफाफा विमलेंदु को थमा दिया। ये आपकी अमानत है। महीना भर पहले बाबूजी ने इसे मुझे दिया था और कहा था कि जब उनको कुछ हो जाए तो मैं इसे आप तक पहुंचा दूं। खोल कर देखा तो उसमें रमाकांत की वसीयत थी, जिसमें उन्होंने अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दी थी। साथ में फिर से एक चिट्ठी थी। प्रिय दोस्त, जब ये चिट्ठी तुम पढ़ रहे होगे तब तक शायद तुम मेरे कई और दोस्तों से मिल चुके होगे, क्योंकि वे अच्छे लोग हैं। सो मुझे उम्मीद है कि मेरी खबर सुनकर वो आएंगे। जो 4 कदम साथ चले वो दोस्त बन जाता है, और जो अंत तक साथ चलता है वही होता है सच्चा साथी। तुम ही मेरे सच्चे साथी हो। वो सब कुछ जो मेरा है वो तो उसी दिन तुम्हारा हो गया था, जिस दिन तुमने मेरे घर की डोर बेल बजाई थी। ये वसीयत तो बस एक कानूनी कागज़ है। तुमने एक बार कहा था ना कि वो 100 रुपये का नोट तुमने अपनी संदूक में रख दिया है। मेरी आखिरी इच्छा यही है कि तुम उस नोट को फिर से किसी को दे दो, क्योंकि अब से मेरा मोबाइल नंबर भी तो तुम्हारा ही है ना। खुश रहना दोस्त, हमेशा। विमलेंदु की आंखें नम थीं और वो रमाकांत की फ़ोटो के सामने जलते हुए दियों को देख रहा था। अब उसे अंधेरे से कोई डर नहीं था। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।